हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन था, विच मींस कि हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन से किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था, और उसमें हम लोगों ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा और देखा कि क्यों से डिस्कार्ड किया गया था। फिर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा और उनके कैरेक्टर्स को देखा, उनके बेसिस को देखा, जिस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया था आर.एच. व्हिटेकर ने, उस बेसिस को देखा। एंड देन फिर हम लोगों ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा आ रहा था, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फिर हम लोगों ने देखा प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमालिया। ये 6 किंगडम थे जो कार्ल वूज ने बताया था, एंड इसे ही हम क्या बोलते हैं, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो स्टूडेंट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट जो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले किंगडम आर्की बैक्टीरिया। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, अभी से पहले के जो भी लेक्चर्स थे वो प्योर आपको याद करने वाला सेक्शन था, रिमेंबर करना था आपको कि कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन से साइंटिस्ट ने दिए हैं, यही बेसिकली आपको डील करना था। आज के लेक्चर से हम लोग देखेंगे कि जो किंगडम्स साइंटिस्ट ने दिए हैं उन किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि उन किंगडम्स में कौन कौन सा क्लासिफिकेशन आता है और उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट, सबसे पहला हम देख रहे हैं किंगडम आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया ये कार्ल वूज का दिया हुआ किंगडम है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था। ठीक है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो कैसे हैं? ऑल आर प्रोकैरियोट्स। अब बच्चों, ये हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स क्या होता है, यूकैरियोट्स क्या होता है, ये 10th में भी पढ़ाया जाता है, बट इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग साइटोलॉजी में करेंगे। यहाँ भी हम आपको थोड़ा सा समझा दें, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको नहीं मिलेगा। यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिसमें क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता है, जैसे हमारे अंदर क्या मिलता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। उस तरह के ऑर्गेनिज्म जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा यूकैरियोट्स बोलेंगे, जिनमें नहीं मिलेगा उन्हें प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होगा। क्लियर? तो आर्की बैक्टीरिया वैसा किंगडम है जिसमें क्या आता है, जिसमें वैसे ही ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें क्या होता है, प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट होते हैं। यानी ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ आर्की बैक्टीरिया किंगडम आर प्रोकैरियोट। समझना यही है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। सो दी ऑल द ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोट। जो भी ऑर्गेनिज्म इसमें होंगे वो कैसे होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे। इसके बाद प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बेसिक डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए कि प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम है वो 70S मिलता है और यूकैरियोट्स में 80S मिलता है। ये 70S राइबोसोम का मतलब क्या है, ये हम लोग क्लास 11th में ही साइटोलॉजी के अंदर डील करेंगे। तो यहाँ बस समझिए 70S टाइप ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट। यानी आर्की बैक्टीरिया में पहली चीज तो जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो कौन से होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें जो राइबोसोम होगा वो कौन सा होगा, 70S टाइप राइबोसोम मिलेगा। याद रखने वाली चीज है। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। पहले ही मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब ही क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है ये क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है ना? So well defined nucleus is absent. Next, membrane bound organelles are also absent. यानी जैसा हम जानते हैं नॉर्मल, आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा सेल, तो वहाँ पे आप जानते होंगे ऑर्गेनल्स क्या है, सेल का सेल जो फंक्शन करता है वो सारा का सारा फंक्शन कैसे कर पाता है, तो इस ऑर्गेनल के हेल्प से कर पाता है ना। तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है वो क्या होंगे, वो एब्सेंट होंगे। यानी मेम्ब्रेन बाउंड कहने का मतलब मेम्ब्रेन से घिरा हुआ। जैसे अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसीलिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। फिर अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा।
ठीक है, यानी यहाँ पे जो ऑर्गेनल मिलेंगे वो मेम्ब्रेन लेस मिलेंगे। जैसे यहाँ राइबोसोम मिल रहा है तो राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, तो राइबोसोम आपको यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर? सो यहाँ पे बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर ऑल्सो एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यहाँ पे क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। हिस्टोन प्रोटीन आर नॉट प्रेजेंट। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोट्स में क्या होता है ना कि हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन हेल्प करता है। आप आगे के लेक्चर्स में जब हम पढ़ेंगे साइटोलॉजी तो वहाँ देखेंगे हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, किस तरह से ये हमारे क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, हेल्प करता है। डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ये सारा कुछ एक साथ हम देखेंगे साइटोलॉजी के अंदर, ठीक है। अभी बस आप इतना समझिए कि आर्की बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आर्की बैक्टीरिया में सारे प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन मिलता ही नहीं, ठीक है। हेंस द क्रोमोसोम आर नॉट फॉर, इसी कारण से क्रोमोसोम्स फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो क्रोमोसोम यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है ही नहीं, तो क्रोमोसोम इसी कारण यहाँ पे फॉर्म नहीं होता है। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे पहली चीज आर्की बैक्टीरिया किंगडम के अंदर कैसे ऑर्गेनिज्म आएंगे? प्रोकैरियोट्स। दूसरा यहाँ पे आपको 70S राइबोसोम मिलेगा। तीसरा प्रोकैरियोट्स है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं मिलेंगे एंड हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेगा, जिसके कारण क्रोमोसोम का फॉर्मेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया, तो देखिए एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन द सेल वॉल। जब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल तो वहाँ देखेंगे कि जो बैक्टीरियल सेल है उसमें सेल वॉल मिलता है, बट उस सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन्स नहीं होता। अब इसे थोड़ा हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे बॉडी के सेल्स पे, हमारे बॉडी पे, ये हमारा हैंड है, अब इस पे कोई गलती से या जानबूझ करके भी एसिड गिरा दे तो क्या होगा? हमारा स्किन जल जाएगा। बहुत हार्श होता है ना, एसिड अगर आपके बॉडी पे गिर जाए तो आपको बहुत दर्द होता है, पेन होता है, क्लियर। बट अगर यही एसिड एक स्केलेटन है उस पे डाल दिया जाए तो क्या उस स्केलेटन को पेन होगा? नहीं होगा ना। तो यहाँ दो अलग अलग चीजें, हमारे बॉडी पे अगर डाल रहा है तो क्या हो रहा है? हमें पेन हो रहा है। क्यों? रीजन क्या है पेन होने का? रीजन ये है कि हमारे बॉडी में सेंसिटिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, सेंसिटिविटी प्रेजेंट है, जिसके कारण क्या हो रहा है? हमें फील हो रहा है वो पेन, बट स्केलेटन में वैसा कुछ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हो क्या रहा है, इसके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन्स एब्सेंट है। तो पेप्टिडोग्लाइकन्स ही वैसा चीज है जो सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मतलब बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करता है? सेंसिटिविटी। अगर पूछा जाए बैक्टीरिया को, नॉट ह्यूमन, बैक्टीरिया को सेंसिटिविटी प्रोवाइड कौन करता है? तो वो पेप्टिडोग्लाइकन्स। तो यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन्स क्या है? सेल वॉल में एब्सेंट है। तो क्या इसे कोई सेंसेशन फील होगा? नहीं होगा। यानी hence these organism can survive in harsh and unfavorable habitat। यानी ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हार्श कंडीशन, यानी जो फेवरेबल, हमारे लिए जो एसिड डाला गया वो फेवरेबल कंडीशन था या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल कंडीशन था, हार्श कंडीशन था। तो वैसे कंडीशन में कौन सर्वाइव कर सकता है? आर्की बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि इनके पास सेंसिटिव यानी फील होने के लिए, वो पेन होने के लिए पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि उनको सेंसिटिविटी, बैक्टीरिया को सेंसिटिविटी कौन प्रोवाइड करता है? पेप्टिडोग्लाइकन। ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि द पेप्टिडोग्लाइकन प्रोवाइड सेंसिटिविटी टू द यू बैक्टीरिया। ये जो है पेप्टिडोग्लाइकन्स ये यू बैक्टीरिया में होता है और उसको सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है। इसलिए जो यू बैक्टीरिया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा किंगडम हमारा आर्की बैक्टीरिया के बाद, जो यू बैक्टीरिया है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन्स मिलता है और वो हेल्प करता है, सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है, जिससे वो सिर्फ और सिर्फ यू बैक्टीरिया आपको फेवरेबल कंडीशंस में ही मिलेगा, लेकिन आर्की बैक्टीरिया आपको कैसे? हार्श कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इनको कोई कुछ सेंसिटिविटी ही फील नहीं हो रहा है, तो किसी भी कंडीशन में ये आपको मिल सकता है। समझ में आई बात? तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में तो सबसे पहला प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स है, इस कारण 70S राइबोसोम प्रेजेंट होगा।
और 70s राइबोसोम के साथ साथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होंगे, सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होंगे, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा, जिसके वजह से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन यहाँ नहीं होता है, ठीक है ना। मेन जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं मिलेगा। पेप्टिडोग्लाइकेन बैक्टीरिया को सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है, तो आर्की बैक्टीरिया में नहीं मिलता है, ये यू बैक्टीरिया में मिलता है, ठीक है। इसी कारण जो आर्की बैक्टीरिया ये बहुत खराब कंडीशन में मिलता है, क्योंकि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करता है, रहता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्की बैक्टीरिया के बारे में। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले, आर्की बैक्टीरिया के बारे में और पढ़ने से पहले, हम कुछ डिफरेंसेस देखते हैं यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, यानी जो हमारा नेक्स्ट किंगडम है विच इज यू बैक्टीरिया, उन दोनों के बीच, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, इन दोनों के बीच हम डिफरेंसेस देखते हैं। तो अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, सॉरी एक मिनट, अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ आप जैसा देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के बीच के डिफरेंसेस को हम देखें तो सबसे पहला जो डिफरेंस, सबसे पहला जो कैरेक्टर है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेंस इन सेल वॉल। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ा, सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेंस प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम लोगों ने बच्चों अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा किस में प्रेजेंट होता है, यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, आर्की बैक्टीरिया में नहीं होता है। इसी कारण आर्की बैक्टीरिया अनफेवरेबल हार्श कंडीशन में मिलता है और यू बैक्टीरिया फेवरेबल कंडीशन में मिलता है। तो आर्की बैक्टीरिया में क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं मिलेगा, बट यू बैक्टीरिया में ये मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हैबिटेट। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा, आर्की बैक्टीरिया क्यों हार्श कंडीशन में मिलता है, क्योंकि उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं है, सेंसिटिविटी उसको मिल ही नहीं रहा है, इसलिए वो किसी तरह के भी कंडीशन में सरवाइव कर सकता है, हार्श कंडीशन में मिल सकता है, ठीक है ना। तो वो अनफेवरेबल हार्श हैबिटेट में ही मिलता है। तो आर्की बैक्टीरिया कैसे हैबिटेट में मिलेगा, अनफेवरेबल एंड हार्श हैबिटेट। उसी तरह हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो ऑल फेवरेबल हैबिटेट्स, यानी सारे के सारे फेवरेबल हैबिटेट्स में मिलेंगे यू बैक्टीरिया। क्यों, क्योंकि उनमें सेंसिटिविटी प्रेजेंट होती है। क्यों, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेन उनको सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, आप एसिड डालिएगा तो पेन होगा ना, इसी कारण वो अनफेवरेबल में नहीं मिलता है, फेवरेबल में मिलता है, ताकि स्मूथ अच्छे से सारा कुछ फंक्शन हो सके, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स बच्चों अभी हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इंट्रॉन्स जो है ये जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, जब हम क्लास 12th में मूव करेंगे तो वहाँ इंट्रॉन्स पढ़ेंगे। इंट्रॉन्स बैक्टीरिया के अंदर आपको जो होता है इन जनरल जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें ट्रू बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिलता है। ये हमारे अंदर इंट्रॉन्स मिलता है। ये एक जंक डीएनए है, समझिए कैसा डीएनए, जंक डीएनए है। तो अभी बस आप इसको याद रखिए कि इंट्रॉन्स जो है आर्की बैक्टीरिया में मिलता है, बट यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया में नहीं मिलता है, ठीक है ना। बस इतना याद रखिए। इसके बाद मेम्ब्रेन लिपिड, यानी लिपिड्स में, लिपिड्स क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड मिल रहा है उनका कंपोजिशन की बात करें, उनके बारे में बात करें तो आर्की बैक्टीरिया में जो लिपिड है वो किससे लिंक्ड रहता है, लिंक टू ईस्टर। किससे लिंक्ड रहता है, ईस्टर से। कंटेन्स स्ट्रेट चेन फैटी एसिड, यानी इसमें क्या रहेगा, स्ट्रेट चेन फैटी एसिड रहेगा, ब्रांचिंग नहीं होगा। और इट कंटेन एल ग्लिसरॉल फॉस्फेट, जिनका केमिस्ट्री अच्छा होगा वो लोग जानते होंगे एल ग्लिसरॉल फॉस्फेट। आप लोग 11th में हो, हायर मतलब आगे के लेक्चर्स में जब केमिस्ट्री आप लोग पढ़ोगे तो केमिस्ट्री जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वहाँ पे आप देखोगे एल कहने का मतलब लीवो रोटेटर, यानी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट टर्न करा दे, राइट टर्न करा दे, तो उसे हम एल या डी टर्म यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है ना। तो अभी बस आप इसको याद रखिए, केमिस्ट्री में जब आप ये पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये एल और डी क्या है, ठीक है ना। तो बस इतना याद रखिए, जो लिपिड मेम्ब्रेन में जो लिपिड प्रेजेंट है ईस्टर से लिंक्ड होते हैं, स्ट्रेट चेन होते हैं आर्की बैक्टीरिया में, ठीक है, और इट कंटेन एल ग्लिसरॉल फॉस्फेट। उसी तरह यू बैक्टीरिया की बात करें तो ये किससे लिंक्ड होता है, ईथर से लिंक्ड होता है। कंटेन्स एलिफेटिक फैटी एसिड, क्या कंटेन करता है ये, एलिफेटिक फैटी एसिड।
और इट कंटेन डी ग्लिसरॉल फॉस्फेट। ये क्या कंटेन करता है? डी ग्लिसरॉल फॉस्फेट। एलिफेटिक कहने का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगा, यानी रिंग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। सो मेम्ब्रेन लिपिड की बात करें तो लिपिड के बारे में ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, और इसके बारे में डिटेल में हम लोग साइटोलॉजी में डिस्कस करेंगे, सेल बायोलॉजी जब वो पढ़ेंगे तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। यहाँ तक आपको जो इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों है यहाँ पे, कि पेप्टिडोग्लाइकन सेल्स में होता है या नहीं होता है, और होता है तो उसके क्या फायदे हैं, नहीं होता तो उसके क्या फायदे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो आर्कीबैक्टीरिया है वो हार्श हैबिटेट में मिलता है। कैसे हैबिटेट में मिलता है? हार्श हैबिटेट में मिलता है। तो इसी बेसिस पे, मतलब किस तरह के हैबिटेट में मिलता है, इसी बेसिस पे 3 तरह के बैक्टीरिया। कितने तरह के बैक्टीरिया है? 3 तरह के। कौन कौन से? पहला है मिथेनोजेंस, जो कि आपको मार्शी एरियाज में मिलता है। कैसे एरियाज में मिलेगा? मार्शी एरियाज में। दूसरा है थर्मो एसिडोफिल्स, जो आपको वैसे एरियाज में मिलेगा जहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है और जहां की एसिडिटी काफी ज्यादा होती है। ये हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। एंड तीसरा हेलोफिल्स, यानी हाई सेलाइन एरियाज, वैसे एरियाज जहाँ सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, वैसे एरियाज में आपको क्या मिलता है? हेलोफिल्स मिलता है। ये तीनों क्या है? आर्कीबैक्टीरिया, यानी मिथेनोजेन, थर्मोएसिडोफिल एंड हेलोफिल्स। दीज 3 आर दी बैक्टीरियाज, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट के बेसिस पे ये क्या है? टाइप्स है किसके? बैक्टीरिया के। क्लियर? अब एक एक करके इन बैक्टीरिया के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं मिथेनोजेंस के बारे में। मिथेन नाम से ही समझ में आ रहा होगा कुछ, मिथेनोजेंस। सबसे पहला तो दीज आर फाउंड इन मार्शी एरियाज। कहाँ पे ये मिलता है? मार्शी एरियाज में। मार्शी एरियाज कैसे एरियाज को बोलते हैं? वैसा समझिए दलदल एरियाज जो होता है ना, उसे हम बोलते हैं मार्शी एरियाज, ठीक है। तो वेयर मिथेन इज फाउंड इन एबंडेंस, जहाँ पे वैसा एरियाज जहाँ पे मिथेन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वहां पे आपको क्या मिलेंगे? मिथेनोजेंस मिलेंगे, ठीक है। दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन र्यूमेन। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? र्यूमेन। अब यहाँ थोड़ा सा समझते हैं र्यूमेन क्या है। र्यूमेन जो है ये एक एक्स्ट्रा स्टमक है जो कि आपको मिलता है र्यूमेनेंट मैमल्स, यानी कैटल्स में, कर्ड च्यूइंग मैमल्स में, जैसे काऊ, बुफेलो, इन सब में आपको क्या मिलता है? ये र्यूमेन मिलता है। र्यूमेन क्या है तो बच्चों हम समझते हैं। एक्स्ट्रा स्टमक को हम क्या बोलते हैं? र्यूमेन बोलते हैं। होता क्या है आप देखते होंगे, गाय को अगर आप ऑब्जर्व करिएगा तो देखिएगा उसने घास बहुत पहले खाया है, आधे घंटे पहले खाया, और अभी भी वो क्या कर रहा है? अपने मुंह को हिला रहा होता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कर रहा होता है, ठीक है। क्यों कर रहा होता है? उसके पीछे रीजन क्या है समझते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनमें एक एक्स्ट्रा स्टमक प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? स्टमक, जिसका नाम क्या है? र्यूमेन। होता क्या है, जब वो घास लेता है, खाता है, तो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ ग्रास क्या हो जाते हैं? र्यूमेन में चले जाते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होता है? वो बोलस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बोलस समझते हैं ना आप लोग? स्मॉल छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाना और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाना, उसे हम बोलस बोलते हैं। तो र्यूमेन में जाकर के वो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और थोड़े बहुत जो ग्रास होते हैं वो डाइजेस्ट भी हो जाते हैं नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, ठीक है। अब क्या होता है कि वापस से र्यूमेन से वो बोलस फिर से उनके माउथ में आता है और वही उसी को वो क्या करते हैं? फिर से चबाते हैं और अगेन वो क्या हो जाता है? नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये होते रहता है कैटल्स के अंदर, र्यूमिनेंट मैमल्स के अंदर ये होते रहता है। इन्हें हम कर्ड च्यूइंग मैमल्स बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं इन्हें? कर्ड च्यूइंग मैमल्स। हमेशा क्या करते हैं? वो चबाते रहते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनमें एक एक्स्ट्रा स्टमक प्रेजेंट है जो उनको बार बार खाना ला के देता है। उनमें स्टोर रहता है ऑलवेज, क्या स्टोर रहता है? खाना इन द फॉर्म ऑफ बोलस स्टोर रहेगा, जो उनको जब चाहिए होगा वापस वो ले लेते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ उनके पास जो एक्स्ट्रा स्टमक है, यानी जो र्यूमेन है, इसमें भी आपको क्या मिलते हैं? मिथेनोजेन बैक्टीरिया मिलते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ भी होता क्या है,
इनमें ह्यूमन में आपको क्या मिला, मिथेनोजन बैक्टीरिया। तो जब वो वापस से फूड लेंगे अपने माउथ में और वो नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जाएगा तो उसमें भी क्या आ जाएगा, मिथेनोजन बैक्टीरिया आ जाएंगे। इसी कारण क्या होता है, हेंस दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डंग ऑफ दीज एनिमल। तो उन एनिमल्स के डंग में भी ये बैक्टीरिया मिलता है, जिसका यूज आगे हम देखेंगे बायोगैस प्रोडक्शन में करता है, जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है, मीथेन का ही होता है ना बच्चों, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन द डंग ऑफ दीज एनिमल इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है। इसी कारण से इन एनिमल का जो डंग है वो यूज होता है किसमें, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस के प्रोडक्शन में यूज होता है, ठीक है। मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस क्या है, मीथेन है, हम जानते हैं, क्लियर। इसके बाद देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कीमो ऑटोट्रॉपिक। क्यों हम कीमो ऑटोट्रॉपिक बोल रहे हैं बच्चों, ग्रास उन्होंने फीड किया, ठीक है, अब वो चला गया कहाँ पे, र्यूमेन में। अब र्यूमेन में क्या कर रहे हैं, वो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, उनको बोलस में कन्वर्ट कर रहे हैं और वापस से वो क्या कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, तब जा करके वो डाइजेस्टिव, नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम, नॉर्मल स्टमक में जा रहा है और डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो वो अपना फूड खुद भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए केमिकल के थ्रू, इसीलिए हम क्या बोले, कीमो ऑटोट्रॉपिक इन्हें बोल रहे हैं। एग्जाम्पल मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरिया, यानी मिथेनोजन के ये एग्जाम्पल है। ये सारे बैक्टीरिया आपको जो कैटल है, यानी जो जिनमें र्यूमिनेंट मैमल्स आ रहे हैं, ठीक है ना, उनमें आपको ये सारे बैक्टीरिया र्यूमेन में मिलेंगे, जो कि डंग के थ्रू भी रिलीज होते हैं और क्या होता है, बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। समझ में आई बात। तो दीज आर दी सम पॉइंट्स अबाउट मिथेनोजन। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर, ये आप डायग्राम देख रहे हैं मिथेनोजन का। ये बैक्टीरिया जो है मिथेनोजन है, काफ़ी छोटे होते हैं। और ये काऊ है जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, रोन कलर का काऊ है। यहाँ पे आपको ये जो है ये भी क्या, इसके डंग में भी आपको क्या मिलता है, मिथेनोजन बैक्टीरिया मिलता है। इस कारण से इस डायग्राम को हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मो एसिडोफिल। जैसा कि बच्चों हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, थर्मो एसिडोफिल जो है ये दूसरा टाइप ऑफ बैक्टीरिया था ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, आर्की बैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये कहाँ मिलता है, हम लोगों ने पढ़ा जहाँ हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिटी कंडीशन मिलेगा वहीं पे मिलता है थर्मो एसिडोफिल, ठीक है ना। तो दे आर फाउंड इन एरियाज विथ हाई एसिडिटी, जहाँ का एसिडिटी क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, यानी pH 2 या उससे कम होगा। एसिडिक, हाईली एसिडिक मतलब pH काफी कम होना चाहिए, ठीक है। तो pH 2 या उससे कम होगा, वहीं पे आपको क्या मिलेगा, थर्मो एसिडोफिल। एंड हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा रहना चाहिए, कितना, 80 to 100 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग। इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोग कभी कुछ बच्चे तो गए भी होंगे विजिट करने बद्रीनाथ अगर आप गए होंगे कभी तो देखते होंगे जो बद्रीनाथ टेम्पल है उससे ऊपर इस तरह से एक बर्फ का पहाड़ होता है ना, क्या होता है, बर्फ का पहाड़ होता है। और इस बर्फ के पहाड़ के ठीक नीचे सुंदर सा टेम्पल होता है। क्या होता है, टेम्पल होता है छोटा सा, इस तरह से। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टेम्पल मिलेगा। और इसके नीचे, ठीक इसके नीचे इस तरह से आपको अलकनंदा रिवर मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, अलकनंदा रिवर। क्या रहता है कि ये जो है काफी ठंडा रहता है और ये आइस, बर्फ का पहाड़ है तो ऑब्वियसली बात है ठंडा रहता है। ठंडी के दिनों में तो ये जो पूरा नदी है ये जम जाता है। यहाँ पे टेम्पल है और ये उसकी सीढ़ी इस तरह से। और ये वाला जो है एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे इसके ठीक इधर एक कुंड है, ठीक है। यहाँ का जो टेम्परेचर है ये आपको पता होगा कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब काफी कम टेम्परेचर रहता है। और बट यहाँ ये जो कुंड है, ये इस कुंड का खासियत है कि इस कुंड का जो टेम्परेचर होता है वो काफी हाई होता है। यानी कितना होता है, अप्रॉक्स 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास। होता क्या है, इस कुंड में
जब लोग बद्रीनाथ जाते हैं टेम्पल, तो किसी कपड़े में या पॉलीथिन में क्या करते हैं, चावल डालते हैं और उस चावल को, कच्चा चावल, ठीक है, कच्चे चावल को इस कुंड में डालते हैं, डुबोते हैं जिसमें पूरा वाटर है, और इसमें डुबाते हैं और फिर निकालते हैं बाहर, तो वो चावल पक करके बाहर निकलता है, यानी पका हुआ चावल निकलता है। सोचिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और उसको प्रसाद के रूप में वो क्या करते, लेते हैं। क्लियर? समझाना यही चाह रहे हैं कि इस जगह पे आपको क्या मिलता है, थर्मो एसिडोफिल मिलता है। क्या मिलता है? थर्मो एसिडोफिल, जहाँ पे टेम्परेचर देख रहे हैं कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो पहला हाई टेम्परेचर एरिया तो मिल गया। एसिडिटी कैसे? तो बच्चों होता क्या है, दीज बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे मिल रहा है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, कैन ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें जो सल्फर होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सल्फ्यूरिक एसिड में, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। एंड द एनर्जी, और उससे जो एनर्जी मिलता है उसका यूज करता है फूड बनाने में, भोजन बनाने में, ठीक है ना। तो पहली चीज तो सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही वहां बन गया, यानी जो मीडियम था वो कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, हाईली एसिडिक हो गया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। सो यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है और एसिडिक कंडीशन भी रहता है, हाईली एसिडिक रहता है। और आप देख रहे हो ये खुद से ही सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, और उससे एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, उस एनर्जी का यूज ये फूड बनाने में कर रहा है, यानी अपना फूड खुद बना रहा है बट केमिकली, ठीक है ना। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, कीमोसिंथेटिक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएंगे थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस। थर्मो एसिडोफिल्स के एग्जांपल है क्या क्या, थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस। क्लियर? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड द मीडियम टर्न्स एसिडिक। कैसा हो जाता है, मीडियम एसिडिक हो जाता है। और इन एनारोबिक कंडीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ अभी कंडीशन कैसा था, एरोबिक कंडीशन, जिसमें ये सारी चीजें हो रही है। अगर कंडीशन कैसा है, एनारोबिक है, तो सल्फर इज रिड्यूस टू H2S। सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2S गैस में, और रिलीज हो जाएगा। समझ में आई बात? तो दीज आर सम पॉइंट अबाउट थर्मो एसिडोफिल्स। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए हॉट वाटर स्प्रिंग, थर्मल, जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और क्या होता है, इवन एसिडिक कंडीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको थर्मो एसिडोफिल्स मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस, ये सारे एग्जांपल हैं किसके, थर्मो एसिडोफिल्स के। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट टाइप किसका, आर्की बैक्टीरिया का, विच इज हेलोफिल्स। हेलोफिल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो, दीज आर दी आर्की बैक्टीरियाज विच आर फाउंड इन एरियाज विथ हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। वैसे एरियाज में मिलता है जिसका सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना। जैसे सी, समुद्र में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ओशंस में भी क्या होता है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ब्राइन्स, नॉट ब्रेन्स, इसको हम लोग कट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ब्राइन्स। ब्राइन्स क्या होता है ये भी देखते हैं, यहाँ भी सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ब्राइन इज अ सोल्यूशन, क्या है ब्राइन, एक सोल्यूशन है कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है, जिसका यूज किया जाता है सैपोनिफिकेशन में। किस में यूज किया जाता है, सैपोनिफिकेशन। केमिस्ट्री में ये आप लोग डील करोगे, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सनलाइट दे डेवलप अ मेम्ब्रेन ऑफ पर्पल कलर। जब इसको स्ट्रॉन्ग सनलाइट मिलता है तो ये क्या करते हैं, पर्पल कलर डेवलप करते हैं, कंटेनिंग द पिगमेंट बैक्टीरियोरोडोप्सिन, जिसमें क्या होता है, बैक्टीरियोरोडोप्सिन पिगमेंट होता है, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब सनलाइट एंड मेक्स, इससे क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को इसके थ्रू, और क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। बट ये जो एटीपी बना रहे हैं इसका यूज ये फूड बनाने में नहीं करते हैं, ठीक है। ये फूड के लिए डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, दूसरे पे, इसीलिए ये कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। अब इस एटीपी का, बट दिस बैक्टीरिया डू नॉट यूज दिस एटीपी फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे एक्टिविटीज के लिए, मूवमेंट के लिए करते हैं। ये जो हेलोफिल्स होता है इसको मूव करना, ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए इस एटीपी का यूज करता है, बट फूड बनाने के लिए नहीं करता है, ठीक है ना। इट यूटिलाइजेज दीज एटीपी इन अदर एक्टिविटीज, दूसरे एक्टिविटीज में यूज करता है। इट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, इसी कारण ये कैसा होता है, हेट्रोट्रॉपिक। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा जाए तो कैसा होगा, हेट्रोट्रॉपिक होगा। क्लियर?
एग्जाम्पल हेलोकोकस हेलोबैक्टीरियम, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हेलोकोकस हेलोबैक्टीरियम। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने तीनों अलग अलग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। ये आपके हेलोफिल्स के एग्जाम्पल है। इस तरह से यहाँ पे आपको सी में आपको क्या मिलेगा, हेलोफिल्स मिलेंगे। ये हेलोफिल बैक्टीरिया है। तो यहाँ तक में हमें क्लियरली समझ में आ गया बच्चों, आर्की बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स मिलते हैं, ठीक है, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं मिलते हैं, एंड 70s राइबोसोम्स मिलता है। इवन इस यहाँ पे आपको हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं मिलेगा, इसलिए क्रोमोसोम्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये था आर्की बैक्टीरिया, जिसमें हमने 3 टाइप देखा ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट के बेसिस पे हमें 3 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया मिल रहे थे। पहला हमने देखा मिथेनोजेन, जिसमें हम लोगों ने देखा किस तरह से काऊ अपना फूड खुद बना रहा है र्यूमेन एक्स्ट्रा स्टमक के थ्रू, और उसके थ्रू डंग में भी आपको मिथेनोजेन मिल रहा है, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा देखा थर्मो एसिडोफिल, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो बैक्टीरिया है वो आपको हाई टेम्परेचर हाई एसिडिक कंडीशन में मिल रहा है। तीसरा हमने देखा हेलोफिल्स, जो आपको हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में मिल रहा है। इसके साथ ही हमारा जो आर्की बैक्टीरिया किंगडम है वो एंड होता है, और आज का लेक्चर भी इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम लोग नेक्स्ट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, एंड जो नेक्स्ट किंगडम है वो क्या है, यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो विद दिस हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आपका होमवर्क ये है कि जहाँ तक आपको अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाया गया है, पूरे के पूरे लेक्चर्स को देखिए, लिखिए और नोट्स प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।